हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए थे एक्सेप्टेंस और मैंने आपको डेफिनेशन भी कराया था और ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच रिलेशनशिप भी बताया था कि सर विलियम एंसन का जो डेफिनेशन था एक्सेप्टेंस टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो ट्रेन ऑफ गन पाउडर में जब हम लाइटेड मैच लगाएंगे तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वही क्या है, एक्सेप्टेंस है। क्लियर? चलो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 12। व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस? बोल रहा वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या बताऊं? लीगल रूल। जैसे हम लोग लीगल रूल्स पढ़े थे वैलिड ऑफर के, ठीक उसी तरह से वैलिड एक्सेप्टेंस के लीगल रूल था। पहला, acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. जिसको ऑफर दिया गया केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है वैलिड रूल्स में। तो पहला है कि जिसे ऑफर दिया जाए वो एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्शन है, अगर जनरल ऑफर है तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो वो ऑफर से वही एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बोल्टन वर्सेस जॉन। क्या है केस को जरा देखना। फैक्ट, बोल्टन बॉट द बिजनेस फ्रॉम ब्लॉकेहर्ट। जॉन who was Blockhead's creditor placed an order with Blockhead for supply of certain goods. रुको ये है बोल्टन, उसने बिजनेस खरीदा ब्लॉकेहर्ट से, बिजनेस ले लिया, बिजनेस टेक ओवर। मामले को समझ लो थोड़ा सा। और उसके बाद जोन्स ने ऑर्डर प्लेस किया ब्लॉकेहर्ट को। जोन को माल चाहिए था, जोन इज अ बायर। उसे नहीं पता था कि अभी बोल्टन क्या है, बिजनेस का ओनर है, उसे नहीं पता था। ठीक है, देख के जाना कैमरा। नेक्स्ट जरा ध्यान देना। जोन्स को नहीं मालूम था कि बोल्टन बिजनेस खरीद चुका है। उसने ऑर्डर प्लेस किया ये सोच करके कि ब्लॉकेहर्ट बिजनेस का ओनर है, और बोल्टन ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया बिना ये बताए कि बिजनेस का ओनर अभी बोल्टन है, राइट। और उसे माल सप्लाई कर दिया, जोन्स को माल भी सप्लाई कर दिया। बाद में जाकर जोन्स को पता चला, कैसे पता चला? जोन्स को ये पेमेंट मांगा बोल्टन। जोन्स ने बोला मुझे तो ऑलरेडी ब्लॉकेहर्ट से पैसा लेना था, उसी को सेट ऑफ करने के लिए मैंने माल खरीदा। कुछ समझे मामला कहाँ फंस गया? इसको इससे पैसे लेने थे, इसीलिए ये सोचकर इसने ऑर्डर प्लेस किया इस बिजनेस को, और जॉन बोल्टन ने माल सप्लाई कर दिया ये सोच करके कि चलो ना, इसको क्या पता चलेगा। और इसको तो पता इससे चल गया क्योंकि इसको पैसा इसे देना ही नहीं था। तो अब मामला कोर्ट में चला गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बोल्टन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था, क्या करने के पोजीशन में था? आंसर इज नो। जो लीगल रूल्स का पहला रूल ही है वैलिड एक्सेप्टेंस का, कि कौन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको ऑफर दिया गया। तो आगे देखो, Jones refused to pay Bolton for the goods because by entering into contract with Blockhead, he intended to set off his debt against Blockhead. Hence, as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones. कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? अब in case of a general offer, अगले पेज में, it can be accepted by any person who has the knowledge of offer। और ये भी फेमस केस में हम कर चुके हैं, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक ऑयल कंपनी। मिसेस कार्लिक ने स्मोक ऑयल कंज्यूम किया था कि उसको इन्फ्लुएंजा ना हो, और बाद में हो गया। तो ये जनरल ऑफर था जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। बोलो। तो पहला जो पॉइंट था, एक्सेप्टेंस only by the person to whom offer is made। पहला कंडीशन था acceptance only by the person to whom offer has been made। सेकेंड था it must be absolute and
अनक्वालिफाइड, जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बिना किसी शर्त के। एब्सोल्यूट मतलब या तो हाँ बोलो या, तो as per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner। मतलब उसे जवाब भी देना है reasonable और usual manner में, मतलब सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि हाँ मैंने हाँ बोला है, और बिना किसी शर्त के, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted। अगर मैनर बताया गया कि आपको एक्सेप्ट किस तरीके से करना है, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट से करना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से करना पड़ेगा। अगर मैनर बताया जाएगा कि आपको ईमेल करना है तो ईमेल से जवाब देना, राइट। आगे, if the proposal prescribes the manner it must be accepted, then it must be accepted accordingly। यानी अगर आपको तरीका बता दिया गया था एक्सेप्ट करने का और आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो तरीका आपको बताया गया है, ऑफर में बताया गया वो तरीका। ओके, अगला पॉइंट, एग्जांपल, A inquired from B, will you purchase my car for 2 lakhs? If B replied, I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for rupees 50,000। जवाब में भेजा कि हाँ मैं तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदना के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में दे दो। तो ये तो जवाब सही नहीं हुआ, ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है? काउंटर ऑफर। तो देखो आगे, hence here B cannot be considered to have accepted the proposal। माना जाएगा B ने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। If on the other hand B agrees to purchase the car from A as per his proposal subject to availability of valid RC या book for the car। देखो B कहता है हाँ मैं तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। आप जब भी कार खरीदते हैं ओनर बुक मिलता है, तो वो ओनर बुक नए ओनर के नाम पे ट्रांसफर भी कराना पड़ता है, तब जाके नया ओनर कार का मालिक बनता है। तो बी ने कहा हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड आरसी तुम्हारे नाम से होना चाहिए, जो सेलर है उसके नाम से क्या होना चाहिए? आरसी, और वो तुम मुझे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो। क्या इसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? सवाल है क्या इसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि बी ने यहाँ भी शर्त लगा दी है? बोलो, आंसर इज नो। यहाँ पर बी केवल वैलिड ओनरशिप के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, और वो करना भी चाहिए। सामने वाले से जो असेट हम ले रहे हैं उसका ओनरशिप उसके पास होना भी चाहिए कि नहीं? अगर आप किसी और से घर खरीदना चाहते हैं तो वो उसका मालिक होगा तभी आप खरीद पाओगे ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो ताजमहल बेच दूं कल। अगर मालिक होना जरूरी नहीं है तो मैं तो कुछ भी बेच दूंगा फिर। तो इसका मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है कि हम कि वो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बुक फॉर द कार, देन द एक्सेप्टेंस इज इन प्लेस दो द ऑफर कंटेन नो मेंशन ऑफ आरसी बुक। ऑफर में आरसी बुक के बारे में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन एक्सेप्टेंस में जिक्र किया जा सकता है। दिस इज बिकॉज़ एक्सपेक्टिंग अ वैलिड टाइटल फॉर द कार इज नॉट अ कंडीशन, देयरफॉर दिस एक्सेप्टेंस इज इन दिस केस इज अनकंडीशनल एंड इट इज 100% वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? और इससे ए बाउंड होगा, ओके, क्योंकि बी ने ना नहीं बोला, बी ने बोला हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूं 2 लाख में, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास वैलिड आरसी होना चाहिए। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं कहा। बोलो तीसरा पॉइंट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। मतलब केवल एक्सेप्टेंस हो गया ये इनफ नहीं है, मैं अपने मन में बोलूं हाँ मुझे ये मंजूर है, ठीक है, तो और उसको सामने वाले को बता ही नहीं रहा हूं मैं, तो बताइए इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे? नहीं। तो देखो यहाँ पर, टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। मतलब जो फॉर्मेट या जो फॉर्म प्रचलित है, जो मतलब इन प्रैक्टिस है, उस तरीके से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वैरी or two deviant condition is no acceptance. Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the
proposal if the original proposal has to materialize into a contract. तो ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर एक्सेप्टेंस की बजाय हमने काउंटर प्रपोजल दे दिया तब सामने वाले को उस काउंटर प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जा करके ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge to the offer made to him. Offeree को knowledge होना चाहिए offer made to him। मतलब मैं ऑफरी हूँ, ऑफरी मतलब एक ऑफरर है, उसने मुझे ऑफर किया, मैं ऑफरी हूँ, तो मुझे नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले ने कोई ऑफर किया। याद करो नौकर और मालिक, तो वहां पर तो नौकर को पता ही नहीं था कि खोज कर नेफियो खोज कर लाने पर इनाम मिलेगा, तो इनाम मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑफरी को एक ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। If it does not have the knowledge, there can be no acceptance। बिना नॉलेज के एक्सेप्टेंस हो जाएगा नहीं। The acceptance must relate specifically to the other or to the offer made, then only it can materialize into a contract। तो acceptance तभी होगा ना जब, सुनो, बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस का कोई मतलब है? बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस का कोई मतलब है नहीं। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेट ही नहीं किया, कोई मतलब है नहीं। बोलो हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, उसमें बाई कंडक्ट माना जाता है कि एक्सेप्टेंस है। जैसे मिसेस कार्लिट का एग्जाम्पल, जिसमें उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने स्मोक कंज्यूम किया, उन्होंने शर्तों को पूरा किया, ये इनफ है, ये एक्सेप्शनल केस है। जनरल ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर के जवाब में एक्सेप्टेंस देना जरूरी नहीं होता, लेकिन नॉर्मल केस में जो स्पेसिफिक ऑफर आते हैं उनका जवाब देना जरूरी होता है। The above point will be clearer from the following example। पहला, Brompton versus Metropolitan Railway Company। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, देखना ये सब इंग्लिश केस लॉ है जनरली, क्योंकि आपको पता है ये लॉ कब बना, 1872 में। ये कब का लॉ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, 1872। इंडिया आजाद था कि गुलाम था? गुलाम था। इंडिया आजाद हुआ 1947 में। तो इसका मतलब ये जो केस लॉज है ये सब पुराने केस लॉज हैं उसी जमाने के, और इंग्लिश केस लॉज है क्योंकि उस समय ब्रिटिश का हुकूमत चलता था इंडिया पर। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको ये सारे नाम अजीब अजीब मिलेंगे पूरे लॉ में। तो देखो आगे, ब्रॉम्पटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। बी अ सप्लायर सेंड अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। वो रेलवे को सप्लाई करना चाहता था कोयला, कोल, और उसने रेलवे के मैनेजर को एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट की कॉपी भेजा था, मतलब ऑफर कर दिया था। मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस, द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड ऑन द सेम। उस एग्रीमेंट पर मैनेजर ने क्या लिख दिया? अप्रूव, यानी एग्रीमेंट के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन उसको क्या किया, उसने ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया और उसके बाद भूल गया। तो agreement in the drawer of the table intending to send it to company solicitor for a formal contract to be drawn up। वो उसे देना चाहता था मैनेजर अपने सॉलिसिटर यानी लॉयर को कि आप इसका एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लीजिए। By an oversight the draft agreement remained in drawer। भूल गलती की वजह से वो एग्रीमेंट कहाँ पड़ा रहा? ड्रॉअर में। तो क्या एक्सेप्टेंस चला गया? नहीं। Held that बाद में क्या हुआ सुनो, बाद में रेलवे का मैनेजर अब वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता कोई और कारण से, उसके पास कोई और ऑफर आ चुका होगा, कुछ और रीजन होगा, सर्कमस्टेंसेस बदल गए होंगे। तो उस केस में जो पार्टी था बी वो कंपनी पर केस कर सकता है क्या कि कंपनी ने एक्सेप्ट करके भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया? आंसर इज नो, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बारे में कम्युनिकेट नहीं किया गया था। तो देखो जवाब क्या दिया गया, held that there was no contract as the manager has not communicated his acceptance to the supplier B। मैनेजर ने सप्लायर को कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, M offered to sell his land to N for pond 280। M ने N को ऑफर किया pond 280 में अपना लैंड सेल करने के लिए। N replied purporting to accept the offer but include the check for pond 80 only। एम ने जवाब में हाँ बोला, लेकिन कितना पॉइंट का चेक लगाया? पॉइंट 80। चलेगा नहीं, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट मंजूर था तो कितना पॉइंट पे करना चाहिए था? पॉइंट 280। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या है ये? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस अभी नहीं है।
He promised to pay the balance of 200 pound by monthly installment of pound 50. 4 महीने में पे करेंगे ऐसा बोला, 50 pound. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. तो ये unqualified नहीं माना जाएगा और acceptance could be क्या? Unqualified. यही तो पढ़ रहे हैं. ये क्या होना चाहिए? Unqualified. तीसरा example. A offers to sell his house to B for 1 lakh rupees. B replied that I can pay rupees 80,000 for it. 80,000 है वो, हाँ. ठीक करो. B replied that I can pay rupees 80,000 for it. बताओ. आगे क्या हुआ? The offer of A is rejected by B. Hence the acceptance is not unqualified. क्या यहाँ माना जाएगा acceptance हुआ है? नहीं, क्योंकि उसने 80,000 कोट कर दिया प्राइस. बाद में क्या हुआ? B ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और बोला अब मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, चलो लाओ, घर लाओ. क्या आप A बाउंड है घर देने के लिए 1 लाख में? नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर को B ने स्वीकार नहीं किया था. मतलब मामला वहां पर क्या हो गया? खत्म. अब अगर B फिर से 1 लाख में खरीदना चाहता है तो B को ऑफर देना होगा. अब A की मर्जी वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे. B एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है इस केस में, B फिर से काउंटर ऑफर दे रहा, माना जाएगा. तो देखो आगे, वेदर एन ऑफर मेड बाय, अच्छा ये केस लो क्या था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल लिखा, बाबूलाल होना चाहिए, AIR 1968. आगे, when offer made by the intended offeree without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance date. तो ये मैं बता चुका हूँ कि अगर ऑफरी को पता ही नहीं था ऑफर के बारे में तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, वैलिड एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, a mere variation in the language not involving any difference in substance would make the acceptance ineffective. मतलब would not make the acceptance ineffective. मतलब लैंग्वेज अगर आप बदल करके बोल रहे हैं, घुमा फिरा करके, लेकिन उसका मतलब वही है कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशन में इसे हम इनइफेक्टिव नहीं मानेंगे. मतलब मानेंगे एक्सेप्टेंस क्या है, मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा. इसको समझो. अभी मान लो सपोज कोई बहुत ही स्मार्ट ब्यूटीफुल यंग लेडी आकर के मुझसे ऑफर करती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे. तो वैसे कि इसमें मैं रिप्लाई क्या करता हूँ, सुनो, कि मोहतरमा आप बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट भी हैं देखने में, और ऐसा लग रहा है पढ़ी लिखी भी हैं, और आपको यहाँ बैठा हुआ कोई भी बंदा ना नहीं कर सकता. अब मैं जवाब दे रहा हूँ, तो जो जवाब क्या है? यहाँ बैठा हुआ खुद वो अभी कोई करो. तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी बंदा आपको ना नहीं कर सकता. और आई एम नॉट द एक्सेप्शनल वन. अगर मैं ऐसा कहता हूँ लास्ट में, आई एम नॉट द एक्सेप्शनल वन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इसका जो अभी अरमान था वो पानी में गया पूरा. तो क्या मैंने उसको सीधे सीधे हाँ बोला? नहीं. लेकिन जो मेरा लैंग्वेज था उसका कंक्लूजन ये था कि जवाब हाँ है, तो ये वैलिड क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी आप एक्सेप्टेंस का लैंग्वेज को चेंज भी करते हो लेकिन सब्सटेंस वही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कंडीशन नहीं होना चाहिए. बोलो, कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. कोई दिक्कत? किस लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या है? पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड. चौथा नंबर पॉइंट, इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड. अब इसका क्या मतलब है? देखो, when the mode of acceptance is prescribed in the proposal, पहले से proposal में बता दिया गया था कि आपको acceptance किस तरह से देना है, किस तरह से acceptance देना बता दिया गया था. It must be accepted in that manner. तो उसे उसी manner में क्या करना होगा? Accept करना होगा. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted, otherwise the proposer is presumed to have consented to the acceptance. रुको, मतलब क्या है? अगर मान लो प्रपोजर ने कहा था कि मैं ये जो ऑफर दे रहा हूँ ये तभी एक्सेप्ट माना जाएगा एक्सेप्टेंस जब तुम इसका जवाब मुझे ईमेल से दोगे. अब रिसीवर ने क्या किया? ऑफरी ने
उसका जवाब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, ठीक है। पहले वाले पर्सन को प्रपोजर या ऑफरर को जवाब मिला रजिस्टर्ड पोस्ट से, पर उसने इसमें कोई डिनाई नहीं किया, इसके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठाया, मतलब उसको बोला नहीं कि तुमने गलत तरीके से जवाब भेजा है, इसलिए मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आया ऑफरर की तरफ से, तो फिर ये एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। मतलब प्रिस्क्राइब मोड में मैंने जवाब नहीं भी दिया है और सामने वाला उसके लिए डिनाई भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे ये प्रपोजल क्या है, मंजूर है। ऑफरर को ये प्रपोजल मंजूर है, ये माना जाएगा। ये पैराग्राफ में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला कंडीशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर मैंने गलत मोड से जवाब भेजा है और सामने वाला तुरंत डिनाई कर दे उसको, तब तो मामला खत्म। लेकिन अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। एग्जांपल, इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, ऑफरर ने एक्सेप्टेंस किसके थ्रू भेजा, मैसेंजर, एंड ऑफरिंग सेंड एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, ऑफरिंग ने एक्सेप्टेंस कैसे भेजा, ईमेल से। उसने मैसेंजर से जवाब मांगा था, ऑफरिंग ने ईमेल से जवाब भेजा। There is no acceptance of the offer if the offer informs the offeree that acceptance is not according to the mode prescribed. तो अगर ऑफरर चाहे तो यहाँ पर डिनाई कर सकता है कि तुमने गलत तरीके से जवाब भेजा, ये जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑफरर ऐसा नहीं करता तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हो जाएगा। ओके, पांचवा है टाइम। अगला वैलिड रूल है टाइम। ऑफरर ने ऑफर भेज दिया, सुनो, ऑफरर ने ऑफर भेज दिया, तो क्या ऑफरी के पास अब अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है कि वो 10 साल बाद जवाब देगा? मतलब वेट करता रहेगा ऑफरर 10 साल तक? आंसर इज नो। तो कितने समय तक वेट करेगा ऑफरर, कोई बता सकता है? कितने समय तक ऑफरर इंतजार करेगा ऑफरी के जवाब का? जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड होगा, मतलब ऑफर में अगर लिखा रहेगा कि आपको इसका जवाब 7 दिन के अंदर देना, नहीं देंगे तो हम मान लेंगे डिनाइड है, मतलब नहीं दिया आपने, एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो वैलिड है। अगर ऐसा बोल देंगे 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो माना जाएगा हाँ बोल दिया, क्या ऐसा वैलिड होगा? नहीं, ये वैलिड ऑफर नहीं है। तो वैलिड ऑफर में टाइम हम बता सकते हैं कि आपको इतने दिन के अंदर जवाब यस में दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ओके, लेकिन अगर सपोज ऑफर डॉक्यूमेंट में कहीं भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, तब क्या होगा? उसमें नहीं लिखा हुआ टाइम, कितने समय के अंदर जवाब देना, तब क्या होगा? तो ये डिपेंड करेगा हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पर। ये बात अभी हम यहाँ बैठकर तय नहीं कर सकते, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हर केस को देखते हुए क्या रीजनेबल टाइम है, और उतना रीजनेबल टाइम में ही अगर जवाब आएगा तो हाँ माना जाएगा, नहीं तो ना। तो देखो लिखा है acceptance must be given within the stipulated time limit if any, and if no time is stipulated, acceptance must be given within reasonable time and before the offer lapses. तो reasonable time के अंदर जवाब देना होगा। What is reasonable time is nowhere defined in the law that could depend on facts and circumstances of the particular case. Clear है? अगला point, mere silence is not एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्या केवल साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा? मतलब ऑफरर ऑफर देता है और जो एक्सेप्टर है वो चुप रहता है, मतलब कोई जवाब नहीं, नो एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन है नहीं, शांति से अपना आराम से खड़ा है। ऑफरर थोड़ी देर वेट करता है फिर चला जाता है, तो क्या मान कर जाए? उसने हाँ बोल दिया? नहीं, ये नहीं माना जा सकता। ओके, तो देखो, the acceptance and offer cannot be implied from the silence of the offerer or his failure to answer. Silence of the offering, offering के silence का मतलब हाँ नहीं होता, या उसके जवाब देने में failure को हाँ नहीं माना जा सकता, unless the offering has in previous conduct indicated that his silence is an evidence of acceptance. हाँ, अगर पहले ही offering ने कह दिया था कि अगर मेरा जब मैं साइलेंट रहूंगा मतलब जवाब हाँ है, पहले बोल दिया था, तब ठीक है, तब इसको हाँ माना जाएगा साइलेंस को। लेकिन अगर ऑफर में या पहले कभी भी आपस में उन्होंने तय नहीं किया था, तब हम साइलेंस को हाँ नहीं मान सकते। ओके, बोलो। केस लॉ, फेल्डहाउस वर्सेस बिटले 1862। फेल्डहाउस
filled out जो है ना अंकल है offered to buy his nephew's horse for £30 saying, मतलब अंकल ने अपने नेफ्यू को बोला कि मैं तुम्हारा घोड़ा 30 पॉन्ड्स में खरीदने के लिए तैयार हूँ। If I hear no more about it, I shall consider the horse mine at £30। अगर तुम्हारा जवाब नहीं भी आता है, मतलब तुम कुछ नहीं बोलते हो, मतलब मानूंगा कि तुमने 30 पॉन्ड में घोड़ा बेच दिया। उन्होंने अपने नेफ्यू को बोला। The nephew did not reply to F at all। उसने जवाब कुछ नहीं दिया। He told his auctioneer, बाद में क्या हुआ, नेफ्यू ने अपने ऑक्शनर को बोला कि इस हॉर्स को एक पर्टिकुलर जगह पर रख दो और तेल में मत निकालना क्योंकि मैं इसे अंकल को देने वाला हूँ। बोल दिया, अपने ऑक्शनर को बोला, लेकिन गलती से ऑक्शनर ने घोड़ा बेच दिया। अब अंकल ने केस कर दिया अपने नेफ्यू पर कि उसने मुझे घोड़ा नहीं बेचा। तो बताओ अंकल यहाँ पर केस करने की पोजीशन में है या नहीं? क्यों है बताओ? पहले बोल चुका था साइलेंस होगा, क्योंकि वो पहले बोल दिया था कि अगर साइलेंस होगा तो क्या मान लूंगा मैं? हाँ, तो ऑफर के ऐसा बोलने से हो जाएगा? वेरी गुड। हमने अभी यही पढ़ा था कि अगर ऑफर नेगेटिव बोलता है, मतलब ऑफर बोलता है कि तुमने जवाब नहीं दिया तो हाँ मानूंगा, तो ये वैलिड ऑफर है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं था। लेकिन जो नेफ्यू था उसने अपने ऑक्शनर को तो बोला था कि घोड़े को अलग रखना, मतलब वो हाँ बोलना चाहता था कि नहीं? हाँ, लेकिन हाँ बोल दिया था क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं। तो क्या अंकल केस कर सकते हैं उसके ऊपर? आंसर इज नो। जितना आसान अभी लग रहा है ना आपको ये, तो एक काम करिए, एक चैप्टर खुद से पढ़िए पहले और तब इंटरप्रेट करिए उसको, तब आपको समझ में आएगा लॉ कितना टेक्निकल है। एक लाइन का सही मीनिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में कुछ का कुछ लिखेंगे आप। तो देखिए आगे सेकेंड एग्जाम्पल, ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। उसने एक साल के लिए वीकली मैगजीन, मतलब हर वीक वो मैगजीन आएगा उसके घर पर, सब्सक्राइब कर लिया। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन the magazine company continued to send him magazine for 5 years। बाद में भी मैगजीन कंपनी ने क्या किया? मैगजीन भेजना चालू रखा, ठीक है। और ए ने मना भी नहीं किया कि मैगजीन अब मत भेजो, और वो मैगजीन को यूज कर रहा था। ए continued to use the magazine but denied to pay the bill sent to him। मैगजीन को यूज कर रहा था, हाँ, बिल पेमेंट करने से क्या किया? मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसे वो बिल पे करना पड़ेगा? तो A would be liable to pay as his continued use of the magazine was his acceptance of the offer। ठीक याद करो, मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया था, क्या चीज का? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें कोई अगर आपके सिग्नल पर आकर कार को साफ करने लगे और आप उसे मना नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि आपको पता था कि इसे पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह से 1 साल के बाद जब मैगजीन कंपनी ने मैगजीन भेजना चालू रखा, तो उसे एक तो डिनाई करना चाहिए था, रेस्पॉन्ड करके, मेल वेल करके, और दूसरा उसे यूज नहीं करना चाहिए था। अगर वो उसका नहीं है तो उसे यूज कर रहा था, मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है वो उसे, तो उसे बिल पे करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, वही वाला पॉइंट है। बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, मतलब अपने बिहेवियर से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हम करना चाहते हैं। तो सेक्शन 8 ऑफ एक्ट lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal continues as an acceptance of the proposal। This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other mode of acceptance, that is verbally or written communication। यानी देखो, एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, बोल करके या लिख करके, ईमेल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके हो सकता है, लेकिन एक उसके अलावा भी क्या रास्ता था? कंडक्ट के थ्रू हम एक्सेप्ट